नमस्कार, मैं सोनम सिंह। वक्त हो गया है मुद्दे की चर्चा का। तो शाम के 6 बज चुके हैं और सूर्यास्त होने को है, लेकिन राजनीति जो है पूरी तरह से गर्म है। देश की राजनीति में काफी गर्माहट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मंगल सूत्र वाले बयान पर काफी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है और पीएम मोदी ने जब ये बयान दिया उसके बाद से विपक्षी पार्टियों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है और एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी हैं। सूर्यास्त तो होने को है, लेकिन जो देश के अंदर सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। एक तरफ पहले दौर का जो मतदान था वो खत्म हो चुका है, 102 सीटों पर मतदान हुआ और दूसरे चरण का मतदान 26 तारीख को होने वाला है और इसको लेकर के भी राजनीतिक पारा जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वही जो बची कुची कसर थी वो पीएम मोदी के बयान से पूरी हो गई। पीएम मोदी के बयान के बाद पूरी विपक्ष जो है वो एक तरफा हो गई है और कह रही है कि पीएम को इस तरह का बयान देना अशोभनीय है। लगातार विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने अल्पसंख्यक को लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए हैं। क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक के लिए कुछ नहीं है? क्या सिर्फ बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि पीएम मोदी ने किस बयान में मंगल सूत्र की चर्चा की और क्यों की, जिसके बाद विपक्ष एक तरफा होकर बीजेपी से सवाल पूछ रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद से विपक्ष एक तरफा हो गया है और लगातार उनके मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। पीएम ने क्या कुछ कहा यह भी आपको सुनाते हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या? इस बयान के बाद में जैसे प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया उसके बाद में एक के बाद विपक्षी नेताओं ने इसको बुनाना शुरू कर दिया और लगातार चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, खुद असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के वक्त जब ये प्रधानमंत्री ने रैली में सवाल उठाए कि मंगलसूत्र भी आने वाले दिनों में कांग्रेस छीनकर उन लोगों को दे देगी जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक तो 400 पार का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, यह भी आपको सुनाते हैं। मोदी कहते हैं कि मंगलसूत्र हमारी हिंदू बहनों के गले से छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। अरे नरेंद्र मोदी, झूठ बोलना तुम्हारा एक फन बन चुका है। मगर कोविड में लाशें नदियों पर तीर रही थी, तुमने कभी सोचा? मंगलसूत्र की बात तुम आज करते हो, तुमने कभी सोचा कि कितनी हमारी बेटियां, हमारी बहनें बेवा हो गई तुम्हारी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से? तुमने दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सके, 3 हफ्ते तक तुम गायब रहे देश में, तुम्हारा नामो निशान नहीं था जब कोविड अपने अरूज पर था और आज तुम नफरत पैदा करना चाहते हो मुसलमानों के ताल्लुक से। मोदी कहते हैं कि मंगलसूत्र
प्रधानमंत्री के बयान के बाद लगातार विपक्ष एकजुट हो गया है और लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो को एक एक पन्ना करके बीजेपी के लोगों ने पढ़ा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को एक एक पन्ना, एक एक शब्द पढ़ा है मैनिफेस्टो का? अगर देखा जाए तो पन्ना नंबर 9 पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पन्ना नंबर 9 पर अल्पसंख्यक की बात की गई। सिर्फ पन्ना नंबर 9 ही नहीं बल्कि पहले पन्ने पर ही भूमिहीन की बात की गई, उसको लेकर भी बीजेपी हमलावर है और लगातार कांग्रेस पर हमला करते हुए कह रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस आखिरकार अपने मैनिफेस्टो से क्या जताना चाहती है? क्या बहुसंख्यक के लिए कुछ नहीं है कांग्रेस के पास? क्या अल्पसंख्यक ही कांग्रेस के लिए सब कुछ है? इसी के साथ जो मंगलसूत्र वाला बयान था उस पर प्रियंका गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसको सुनाते हैं। चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी मां का जो मंगलसूत्र था वो देश के लिए कुर्बान हुआ है। उनकी दादी का भी मंगलसूत्र जो था वो देश के लिए काम आया। राजनीति जो है सिर्फ अब 2024 लोकसभा चुनाव की जो राजनीति है वो चरम पर है, लेकिन सिर्फ अब प्रधानमंत्री के बयान के बाद सिर्फ और सिर्फ मंगलसूत्र वाले बयान के इर्द गिर्द घूम रही। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं बीजेपी से विकास पांडे और कांग्रेस से दीप चंद्र राठौर। तो वहीं सपा से अश्वनी जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी से नीरज कुशवाहा जुड़ चुके हैं। आप सभी का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हम करेंगे बीजेपी प्रवक्ता विकास पांडे से। 102 सीटों पर चुनाव जो था, मतदान जो था वो हो चुका है और जिसके बाद लगातार कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, इसीलिए अब अल्पसंख्यक के साथ बहुसंख्यकों को भड़काने के लिए ये मंगलसूत्र वाला बयान दिया गया है। विकास पांडे जी। अनम्यूट करें विकास जी। रुक कर लेते हैं अश्वनी जी का। अश्वनी जी, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है और समूचे विपक्ष की तरफ से अब कहा जा रहा है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। जी धन्यवाद। और राहत दौरी साहब की एक लाइन है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या फिर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया है कि पूर्ववर्ती समय में बयान इन्होंने दिया कि देश का जो विपक्ष है पूरी तरीके से परिवारवाद की तरफ जकड़ चुका है। दूसरी तरफ ये जब देते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुसलमान और अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने जैसी बातें करी गई हैं, तो मुझे लगता है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी कर पाना हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय होगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उनको अभी अध्ययन की आवश्यकता है। वो केवल दिन भर हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। देखिए, प्रथम चुनाव के बाद जिस प्रकार के इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, ये पूरी तरीके से बौखलाहट है और इस बौखलाहट को पचा नहीं पा रहे आदरणीय मोदी जी, जो इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी से देश का जो ध्यान है हिंदू का नाम मुसलमान की तरफ करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता ये जान चुकी है
कि 2024 का चुनाव जो है महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी और वैसे जनहित के मुद्दे के लिए होंगे, जहां आपने कहा था कि 2 करोड़ सालाना नौकरी दी जाएगी। आपने कहा था कि सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। आपने कहा था कि बेटियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन आज के समय में स्थिति ये है कि हिंदू और मुसलमान छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता है या फिर नेता है, इसके ऊपर बयानबाजी करने के बाद इसके लिए कुछ बचा ही नहीं, इन्होंने काम किया ही नहीं। आज के समय में आप जहां भी देख रहे हैं, इनके सिटिंग जो MP रहे हैं, इनको जनता खेदने का काम कर रही है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि 400 पार नहीं बल्कि अब 400 हार होने जा रहा है। इस नाते मोदी जी का भी दायित्व बनता है एक पार्टी के नेता के रूप में। देश के प्रधानमंत्री कम मोदी जी और एक पार्टी के नेता बहुत ज्यादा हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि देश को एक नए नक्शे कदम पर चलाने का काम करे। और विश्व गुरु तो बनने से रहा भारत, अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है तो। और ढेर सारी भावनाएं हैं देश के प्रति उनकी, और हिंदू और मुसलमान की जो राजनीति है, गोदना कांड आपको याद होगा, मुख्यमंत्री वैसी वो पैदाइश हैं। जब भारतीय राजनीति में उनका उदय हुआ तो हिंदू बना मुसलमान से ही हुआ, तो उसी की पुनरावृत्ति देश की राजनीति में करना चाहते हैं, कतई बर्दाश्त नहीं। और जब आप ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी का जो बयान है कि आपके मंगलसूत्र छीन लेगी बीजेपी, तो बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी के संबंध में मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेसियों का जो खून है भारत के लिए बहा है। उन्होंने कहा कि हमारी जो दादी रही, उन्होंने अश्वनी जी आपके पास वापस आएंगे, विकास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी जी आपके पास वापस आएंगे, विकास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, 102 सीटों पर मतदान हो चुका है, और जिसके बाद विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी की तरफ से ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, और बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जिस तरह से सवाल उठाए गए हैं, किस आधार पर उठाए गए? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है कि नहीं की जा रही है, ये कांग्रेस पार्टी के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आकर के अगर केरल में जाएंगे तो क्रिश्चियन साइन पहन लेंगे, और जब उत्तर प्रदेश में आएंगे, सर मैं बीच में नहीं बोला ना, ऊपर कटाक्ष करने से पहले आपको बात सोचना चाहिए। अरे सर, बीच में मत बोलिए भाई, मैं आपके टर्म में बीच में नहीं बोला। मेरा आग्रह है मेरे साथी से कि बीच में ना टोके। निवेदन मुझे लगता है कि मीडिया के ऊपर सवाल खड़ा न करें आप। अरे भाई, कौन किस पे सवाल खड़ा कर रहा है ये वो लोग बताएंगे जिन्होंने आज मीडिया की 18 लोगों के बाइकॉट की लिस्ट निकाल दी। ये कौन लोग कह रहा है? ये वो लोग आज मीडिया कह रहे हैं। ठीक वही कारण है, ठीक वैसे ही जैसे आज राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया तो राम राम जप रहे हैं, जब आज चुनाव आया तो मीडिया अच्छी हो गई क्योंकि फुटेज चाहिए आपको, और इससे पहले मीडिया खराब थी, इससे पहले यही मीडिया खराब थी। ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा आम आदमी पार्टी, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे आपके हिसाब से डिबेट नहीं होगी। मेरा आग्रह है कि जरा इनसे कहिए कि शांति से सुन लें, जो इनकी कर्मचारी होगी तो जनता को बताना चाहिए। विकास जी को अपना जवाब पूरा करने दीजिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोगों से आप इस तरीके की अपेक्षा नहीं रख सकती हैं, मुझे लगता है। लेकिन विकास जी, बीजेपी की तरफ से किस आधार पर कहा जा रहा है कि जो बहुसंख्यक है उनका हक छीन रही है कांग्रेस? किस आधार पर कहा जा रहा है? बिल्कुल इन्हीं के नेता ने बयान दिया था, ये हमने नहीं कहा था। इन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने क्या बयान दिया था, आप उसे कोट कर लीजिए। उन्होंने माइनॉरिटीज को लेकर के जब प्रश्न चिन्ह उठाया और देश के संसाधनों पर हक जता दिया उन्होंने माइनॉरिटीज को लेकर के, तो मुझे लगता है ये बड़ी चीज है। दूसरी चीज, आप मुझे एक चीज बताने का प्रयास करेंगे, क्या अफजल गुरु की फांसी पर आंसू बहाने वाले लोग कौन थे? मुझे बताइए। भगत सिंह को कभी शहीद का दर्जा नहीं दिया, लेकिन अफजल गुरु की फांसी पर आंसू बहाने का काम करने वाले लोग आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये मुझे लगता है अपने में बड़ा हास्यास्पद विषय है, और जिसको आप भी बहुत अच्छे से समझिए। 2-3 चीजें सर बीच में मत बोलिए, मैं भी बीच में बोलूंगा, फिर आप कहेंगी मैडम जी मैं बीच में बोल रहा हूँ।
जवाब पूरा करने दें आप। मैडम अपरिपक्व है मुझे लग रहा है भाई साहब हमारे, या तो कहिए कि पेन कागज लेकर के बैठे थोड़ा लिख लें, अदरवाइज बीच में ना टोका टाकी करें, है ना। मैं टोकूंगा आपकी भी डिबेट खराब होगी। दो तीन चीजें हैं जिनको लेकर के गंभीरता से कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। करते किस बिहाफ पर, क्योंकि दृष्टिकोण अब कांग्रेस के पास बचा नहीं है। मैं कई बार आपके डिबेट में कह चुका हूं, ये वो कांग्रेस है ही नहीं जिसकी परिकल्पना आदरणीय, हम सबके आदरणीय देश के बापू महात्मा गांधी जी ने की थी। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वो कांग्रेस नहीं है, ये नेहरू जी की कांग्रेस है। ये विशुद्ध रूप से आप सब लोग भी जानते हैं। दो तीन चीजें हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को लेकर के इस चुनाव में गई है। आज विपक्ष की हवा निकलती हुई दिख रही है। आप चुनाव को उठा करके देख लीजिए, आप सीट दर सीट आकलन कर लीजिए। विकास जी, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जो 400 पार का नारा है हम उसको छूने ही नहीं देंगे, 150 पर ही उनको रोक देंगे। तो आप कैसे कह रहे हैं कि विपक्ष की हवा निकल रही है? हवा ऐसे निकल रही है कि हम कहते हैं कि अब की बार 400 पार, मगर जब इनसे पूछिए कि आपकी कितनी, तो कुछ पूरा डब्बा गोल हो जाता है। सारे विपक्ष के नेताओं के मुंह में दही जम जाता है। सब ये तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम 180 नहीं आने देंगे, 150 से आगे नहीं बढ़ने देंगे। पहली बात तो आप ये समझिए, दोनों भाई बहनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि एक तरफ तो भाई कहता है कि हम 150 से आगे नहीं जाने देंगे, और उसी दिन बहन जी पत्रकारों से उनकी कहती हैं कि हम 180 से आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन अपनी सीटें दोनों ही लोग पूरा कुनबा इनका बताने को तैयार नहीं है कि आखिर जो इन्होंने भ्रामक गठबंधन बनाया है उसको इन्हें कितनी सीटें मिलने वाली है। क्या किसी नेता ने बताया है कि इंडी गठबंधन जो इस देश को धोखा देने के लिए बनाया गया है वो कितनी सीटें ला रहा है? क्या बताया? नहीं बताया। दीपचंद्र जी, विकास जी के सवालों का जवाब दे। विकास जी ने पूछा कि जो इंडी गठबंधन का कुनबा बनकर तैयार हुआ है वो किसको धोखा देने के लिए बनाया गया है, वो कितनी सीटें लेकर के आ रहा है? आदरणीय सोनम जी, देखिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। मैं विकास भाई की बात का पूरा जो उन्होंने पूछा है मैं उनका सवाल का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, आज देश का दुर्भाग्य है कि आज देश के प्रधानमंत्री जब 10 साल सत्ता चलाने के बाद आज चुनावी मंच से भाषण देते हैं तो उसमें तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ विकास भाई से कि क्या एम से मणिपुर याद नहीं आता आपको? ये उनका मॉडल है जो उन्होंने विभाजन काल नीति के साथ इस देश के सामने प्रेजेंट किया। महंगाई पे बोलने पे असमर्थ है क्योंकि वो शब्द भी एम से स्टार्ट होता है, पर ये उस पे नहीं बोलेंगे। हकीकत है कि आज पूर्व प्रधानमंत्री जिसको खोज कर रहे हैं श्री मनमोहन सिंह जी को याद किया जाए तो आज पूरा देश उनको याद करेगा। उनके आर्थिक रिस्पॉन्स को लेकर उन्होंने इस देश की जो जीडीपी थी अपने कार्यकाल में 8 से 9% की दर पर पहुंचाई थी और इस देश को दुनिया का सबसे ज्यादा बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रेजेंट किया था। विकास भाई, ये भी याद रखेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज मनमोहन जी को कोसने की बजाय आप अपनी आर्थिक नीतियों को कोसते मुझे अच्छा लगता, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 10 साल के शासन करने के बाद भी अपनी एक उपलब्धि नहीं बता पा रही है। और जो अब ये कहते हैं ना कि 400 का नारा कितना होगा, तो विकास भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी की 400 सीट पार का जो नारा है खोखला नारा है। आपने 2017 में कहा था 150 पार, आई कितनी आपकी 99 सीटें। 2018 में छत्तीसगढ़ में कहा था 50 के पार, आई कितनी 15 सीटें। 2018 में कहा था मध्य प्रदेश में 200 पार, आई कितनी 2 सीटें। 2018 में आपने मिजोरम में कहा था 21 पार, आई कितनी 1 सीट। 2019 में झारखंड में कहा था 65 पार, आई कितनी 20 सीटें। 2019 हरियाणा में कहा था 75 पार, आई कितनी 40 सीटें। दिल्ली में कहा था 45 पार, आई कितनी 8 सीटें। उसी तरह 2021 में बंगाल में कहा था 200 पार, आई कितनी आपकी 77 सीटें। और 2021 तो राठौर जी क्या मान लें 400 पार का जो दावा है? राठौर जी क्या मान लें जो 400 पार का दावा है वो झूठा साबित होगा? क्या 400 पार बीजेपी का नहीं होगा?
आदरणीय सोनम जी, मैं विकास भाई से पूछना चाहूंगा, आप 25 दिन पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आज आप तो आत्मनिर्भर और विकसित भारत में चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आज आप स्टैंड अप इंडिया पे क्यों चुनाव नहीं लड़ते? बताइए जरा। ये तो आप ही लेकर आए थे, आज आप अपनी जीएसटी पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? जो 10 साल पहले आप लेकर आए थे, आपने जो नोटबंदी करी उस पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि आप देश के प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र पर उतरना पड़ा है। अरे मैं देश के प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र पर उतरना पड़ा, उनको अपनी मर्यादा का भी देखना चाहिए कि किस मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। विकास जी, राठौर जी के सवालों का जवाब दें। कांग्रेस प्रवक्ता राठौर जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनके सवालों का जवाब दें। उनका कहना है कि ऐसा क्यों कि प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र पर उतरना पड़ा और जो देश की राजनीति है वो मंगलसूत्र पर अटक गई है। आदरणीय सोनम जी, देश के प्रधानमंत्री 10 साल में जुमले करें, कोई वादे पूरे नहीं करे। अब इनके पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। राठौर जी, विकास जी को अपना जवाब देने दीजिए। हमारे कांग्रेस पार्टी बोलने दीजिए, युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो हादसे पे उनके ऊपर बात कर रहे हैं। आपके तो मैनिफेस्टो में नहीं तो युवाओं की बात है, नहीं महिलाओं की बात है। आप अपना मैनिफेस्टो पढ़िए, मैनिफेस्टो इस देश के विकास के लिए किसका मैनिफेस्टो भाषण देने के लिए नहीं है। देश नहीं चलेगा। और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, बात रखने दीजिए। आपने जो सवाल पूछा है, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी तो सुन लीजिए आप। देखिए रत्ना जी, गोल गोल घुमा दिए, ईरान से तुरान घूम आए, लेकिन ये नहीं बताए कि कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं। अब आपको विश्वास हो गया होगा कि हम 400 पार। क्यों? क्योंकि इन्हें यही नहीं मालूम है कि जनता में इनकी स्वीकार्यता खत्म हो चुकी है। इन्हें मालूम है सर, आप सुनिए, डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत। आप डर के मारे नहीं कहते हैं कि हम बंगाल में कितनी लाएंगे, क्योंकि बंगाल में 0 दिया आपको। वो बंगाल जहाँ कांग्रेस मेन पार्टी हुआ करती थी, आज कांग्रेस पार्टी साइडलाइन हो गई। आप दिल्ली में इसलिए नहीं कहते हैं कि हमारी इतनी सीटें आएंगी क्योंकि दिल्ली ने 0 दिया आपको, 0। श्रीमान जी, 15 साल आपने दिल्ली में सरकार चलाई, लेकिन 0 दिया। दीपचंद्र जी, विकास जी को अपनी बात रखने दीजिए। दीपचंद्र जी, विकास जी को अपनी बात रखने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा, आप भी अपनी बात रखिएगा। ये पैटर्न ठीक नहीं है रत्ना जी। मेरा आग्रह है आपसे कि मैं इनके फिर बीच में बोलूंगा, फिर आप कहेंगे डिबेट खराब हो रही है। नहीं, आप कंटिन्यू करें। विकास जी, आप मुझे लगता है कि ये बात नहीं करते हैं 400 पार क्या है, ये इनकी हैसियत नहीं है। वो देखिए, कोई भी आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से बात करता है। कांग्रेस पार्टी की आज राजनीतिक हैसियत शून्य है। कारण हम बात करते हैं कि हम बंगाल में कितनी लाएंगे, हमारी 75 आती हैं। ये डर के मारे बात ही नहीं करते हैं, क्यों? इन्हें मालूम है कि बंगाल इन्हें 0 देने वाला है। अंडा दिया बंगाल ने इनको, वो बंगाल जहां ये कभी मेन पार्टी हुआ करते थे। उसके बाद आ जाइए दिल्ली, 15 साल शासन करने वालों को दिल्ली ने 0 दिया। इस डर से आप दिल्ली में बात ही नहीं किए कि हमें कितनी सीटें आएंगी। यही वो डर है पूरे देश के अंदर, कांग्रेस के अंदर, कि वो कांग्रेस जानती है कि पूरा देश उनके का चाल चरित्र चेहरे से आज परिचित हो गया है। देश उन्हें 0 देने वाला है। लेकिन विकास जी, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को अब मंगलसूत्र पर आना पड़ा। मंगलसूत्र की राजनीति बीजेपी कर रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है। मुझे लगता है एक चीज मैं कहूंगा आपसे, एक सवाल पूरे विपक्ष से होना चाहिए। राहुल गांधी देश में एकमात्र गांधी परिवार के वो नेता हैं जो रायबरेली और अमेठी छोड़ के भागे, और भागने के बाद आप कहां गए कि जहां अल्पसंख्यक विकास भाई मंगलसूत्र बहुत बड़ी आबादी में है, वो सीट पर जाकर के चुनाव लड़ते हैं। ये क्या मैसेज है पूरे देश को? ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। दूसरी चीज, राठौर जी, विकास जी को जवाब पूरा करने दीजिए। विकास जी को अपनी बात पूरी करनी दीजिए, उसके बाद आपको भी मौका दिया जाएगा। तय कर लिया है ये डिबेट खराब करनी है इनको। ऐसे लोगों को बैठाने से पहले थोड़ा देख लिया करिए। क्या करें, आप नीति बताइए आपकी। अरे सर, आप अपना बताइए। देश में 60 साल शासन करने के बाद
जवाब आपने दिया क्या? जिन मनमोहन सिंह की आप बात कर रहे हैं उन्हीं के शासनकाल में गाना बना, सखी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई टाइम खाए जाते हैं, उन्हीं के शासनकाल में गाना बना जिनकी आप अभी क्रेडिट ले रहे थे कि जिनकी आर्थिक नीतियां बड़ी उदारीकरण लेकर के आई, उन्हीं के शासनकाल में महंगाई पर गाना बन गया। मैं चुनौती दे रहा हूं अपने साथी को, चुनौती, और ये चुनौती स्वीकार करें, अन्यथा कांग्रेस के चाल चलित चेहरे की तरह दुम दबा के मत भाग जाइएगा। मोदी जी के शासनकाल में कोई एक साल बता दीजिए जब पूरे साल महंगाई डबल डिजिट में नहीं हो, और मनमोहन सिंह जी का वो काल याद करिए जब 2009, 10 और 11 डबल डिजिट, 10, 11 और 12 डबल डिजिट में महंगाई रही, डबल डिजिट में पूरे साल महंगाई डबल डिजिट में रही। आपकी हैसियत नहीं है, आपने जनता को ठगा है, और उसी का परिणाम है कि जनता ने आपको हाशिए पर कर दिया। आप किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? आप तो वो लोग हैं कि कभी कहते हैं कि अखिलेश बखिलेश, और आज जब जरूरत पड़ गई तो अखिलेश जी हो गए। कभी कहते हैं चिरकुट नेता, और जब वही चिरकुट नेता आज थाली में थाल सजाए आरती उतार रहे हैं उनकी, वही चिरकुट नेता। तो ये मुझे लगता है कि ये मौके का गठबंधन करके जनता की आंखों में जो धूल झोंकने का काम ये लोग कर रहे हैं, वो जनता इन्हें बहुत अच्छे से समझ गई है। रत्ना जी बहुत अच्छे से समझ गई है, इनकी करगुजारियां जनता के सामने आ चुकी हैं। और विकास जी आपके पास वापस आएंगे दोबारा, लेकिन रुक कर लेते हैं कुशवाहा जी का, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुशवाहा जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में देश में चुनाव लड़ रहा है, और अब इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत पार्टी माने जाने वाली कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया है और कहा है कि आखिरकार क्या वजह है कि मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक लिखना क्यों जरूरी है, बहुसंख्यक क्यों नहीं लिखा जाता है? सोनाली जी, जिस तरह से भाजपा जो प्रचार प्रसार कर रही है, पूरा का पूरा चुनाव 2010 में इन्होंने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्दे कहे थे, 2 करोड़ रोजगार की बात कही, वो मुद्दे गायब हो गए। काले धन की बात हो गई तो वहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया, आज उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करेंगे? सभी भ्रष्टाचारी बलात्कारी ईडी की रेड पड़ने के बाद भाजपा में शामिल हो जाते हैं। आज के समय पे सभी जानते हैं कि इन्होंने ये बात करते हैं धर्म की, मंगलसूत्र की। क्या मणिपुर की महिलाओं की, माताओं बहनों को जब नग्न घुमाया गया, उनके पतियों की हत्या की गई, 750 ज्यादा किसानों को बलि देनी पड़ी, शहादत देनी पड़ी, वो कह रहे हैं कि हम मंगलसूत्र की रक्षा करेंगे। उन्होंने जवानों को, किसानों को, युवाओं को बर्बाद करने का काम किया है, बेरोजगार करने का काम किया है। युवा आज इस समय किस मुंह से, जबकि हमारे देश में 85% युवा बेरोजगारी दर बढ़ गई है। भुखमरी का इंडेक्स ये हो गया है, 15 लाख रुपए से बात चालू हुई थी, 5 किलो राशन पे आ गई है, और आज के समय पे इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इन्होंने पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा थमा दिया है। आज प्रधानमंत्री जी ये बेशर्मी के साथ उनको कहना पड़ रहा है कि माताओं बहनों के मंगलसूत्र आज दांव पे लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूं उन व्यक्तियों को ये कहने में बड़ा शर्म लगनी चाहिए जिन्होंने खुद के मंगलसूत्र की रक्षा न की हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या माताओं बहनों की मंगलसूत्र की रक्षा आप हमें बताएंगे? आपने जवानों के लिए 4 साल की नौकरी रखी है, उनको पेंशन नहीं है। आज के समय पे प्रत्येक सांसद को, एक विधायक को, एक दिन भी विधायक या मंत्री बन जाने पे जीवन पर पर्यंत आपको जो है आपकी प्रत्येक योजना असफल योजना हुई, प्रत्येक योजना घोटाले की योजना है। चाहे आप किसी भी योजना लीजिए, आपने एक अभी टीकाकरण चल रहा था, सिर्फ 3 मोबाइल नंबरों पे 10 लाख लोगों के टीके लग गए। इसका मतलब ये बहुत बड़ा घोटाला आपने किया है। आज के समय पे वो पार्टी ये कह रही कि हम गौ माता के रक्षक हैं, वो 250 करोड़ रुपए का चंदा उन बीफ निर्यात कंपनियों से ले रही है जो विदेश में। विकास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी विकास जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को अब प्रवचन देने की आदत हो गई है। थोड़ा इनसे कहिए कि संगत बदल लें, अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ करके किसी बड़ी बढ़िया धर्माचार्य की संगत कर ले तो थोड़ा अच्छा बोलने लगेंगे। मुझे लगता है कि शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने वाले लोग और उस चंदे से गोवा का चुनाव लड़ने वाले लोग आज यहाँ आकर के प्रवचन दे रहे हैं।
बड़ा हास्यास्पद विषय है कि हाईकोर्ट में जाकर के बताएंगे कि क्यों नहीं जमानत मिल रही है उनके साहिबान अरविंद केजरीवाल जी को। संयम से कौन बात कर रहा है भ्रष्टाचार? वो बात कर रहे हैं जो लालू यादव की वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उसके दूल्हे हो गए आप लालू यादव। पंजाब के कुशवाहा जी विकास जी को बात पूरी करने दीजिए, कुशवाहा जी विकास जी को बात पूरी करने दीजिए। चन्नी याद है ना, चन्नी किसके मुख्यमंत्री थे? कांग्रेस पार्टी के। चन्नी सहित तमाम कांग्रेस के मंत्रियों पर विजिलेंस की कार्रवाई करा रही है कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी पंजाब की आम आदमी सरकार करते हैं तो मणिपुर की माताएं बहनें के आप ये कार्रवाई कर रहे हैं, आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, आप किसान की हत्या करवा देते हैं, आपके मंत्री आपके सांसद को पकड़ के गाड़ी चला देते हैं, क्या ट्रेनिंग के लिए? ईमानदारी से अपना काम कर आपके रही समय पे आपके पार्टी में जितने बलात्कारी और भ्रष्टाचारी आ जाते हैं वो दूर से गिर हो जाते हैं। आपने वॉशिंग मशीन बनाई है और मैं चाहता हूँ कि नीरज जी विकास जी एक एक करके आप लोग जवाब दीजिए, एक एक करके आप जवाब दीजिए। दूध के धुले हो जाते हैं, आप ईमान जेल में ये पैटर्न इन्हें समझाइए। नीरज जी आप घर के आंगन में नहीं बैठे हुए हैं, एक एक करके आप जवाब दीजिए। विकास जी एक एक करके जवाब दीजिए। देखिए आज बहुत विशुद्ध रूप से मैं फिर कहता हूं आपको, आज गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का चुनाव है। ये क्या लेकर के आएंगे? इन्हें एम के नाम पर क्या याद आया? इन्हें एम के नाम पर मणिपुर याद आया, लेकिन इन्हें मणिपुर तब याद नहीं आया जब 1993 में इसी मणिपुर के विकास जी लेकिन एम के नाम पर अब विपक्ष कह रहा है, विकास जी अब एम के नाम पे विपक्ष कह रहा है कि एम फॉर मंगलसूत्र। बीजेपी जो है मंगलसूत्र की राजनीति पर उतर आई है। मैं फिर कहता हूं आपको, मंगलसूत्र की बात होगी तो उस मंगलसूत्र की भी बात होगी कि जो मंगलसूत्र पाकिस्तान से छूट करके आता है केवल इसलिए कि पाकिस्तान को यह भय था कि आपकी सर्जिकल स्ट्राइक इस्लामाबाद में ना हो जाए। वो मंगलसूत्र की रक्षा है श्रीमान जी। आप किस मुंह से मंगलसूत्र की बात करोगे? आप तो फुटबॉल खिलाते थे सरों के साथ, तब मंगलसूत्र की याद आपको नहीं आती है, मंगलसूत्र की याद कांग्रेस पार्टी को नहीं आती है। आज नीरज जी एक एक करके जवाब दीजिए। फंड घोटाले में हजारों मंगलसूत्र गिरवी रख गए। ममता बनर्जी की पार्टी के आप सहयोगी हैं, पार्टी ने 250 करोड़ रुपए किस मुंह से बात करेंगे? नीरज जी आपको भी मौका दिया जाएगा, आप विकास जी को उनका उत्तर जो है उसको पूरा करने दीजिए, आपको भी मौका दिया जाएगा। ये विचलित लोग हैं रत्ना जी, इनको दर्द बड़ा होता है। माफ कीजिएगा मैं रत्ना जी नहीं हूँ, मैं सोनम हूँ। दूसरी चीज रत्ना जी, आज देखिए कि जितने परिवारवादी दल हैं, लेकिन जो सारे दल एक छत के नीचे हैं। आप इनके स्टाइल से स्टार्ट करिए और इनके स्टाइल से स्टार्ट करते हुए लालू यादव, तेजस्वी यादव से चलते चले आइए। ममता बनर्जी उनके पीछे आकाश बनर्जी पे आ जाइए और उसके बाद आप चलिए चाहे सवाल हो चाहे सुप्रिया सुले हो और वहां से चल करके आप उत्तर प्रदेश आ जाइए। उत्तर प्रदेश आने के बाद कहते हैं हम संविधान बदलना चाहते हैं, आपके संविधान को बदलना चाहते हैं, परंतु बाबा साहब के संविधान से जिन्होंने शाश्वत जीवन से राजनीतिक जीवन दिया, आप उन दबे गुजरों का संविधान बदलना चाहते हैं जिससे उनको अधिकार मिलना है। रुक कर लेते हैं अश्वनी जी का। अश्वनी जी जिस तरह से विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए मैनिफेस्टो को लेकर के और पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर, उसके बाद बीजेपी ने मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए कांग्रेस के, तो अगर दोनों की तुलना करें, मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक पर ज्यादा जोर दिया गया है और वहीं बीजेपी कह रही है कि अल्पसंख्यक की जगह बहुसंख्यक क्यों नहीं हो सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी अश्विनी जी आप तक आवाज आ रही है? हाँ सोनम जी। जी बिल्कुल कंटिन्यू करें। हाँ बताइए, पूछिए। कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से मंगलसूत्र वाले बयान को भुनाने की कोशिश की जा रही है और लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को इस तरह का अशोभनीय बयान नहीं देना चाहिए और बीजेपी की तरफ से लगातार उनके मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैनिफेस्टो पर कहा जा रहा है कि सिर्फ अल्पसंख्यक को ही इसमें तरजीह क्यों दी जा रही है? आदरणीय सोनम जी, देखिए जो इनका मैनिफेस्टो है, पहली बात तो ये हमारे मैनिफेस्टो के बारे में बात करते हैं कि ये मैनिफेस्टो हिंदू मुसलमान का एक शब्द दिखा दीजिए, पहली बात विकास भाई। दूसरी बात जो आपका मैनिफेस्टो उसमें उठा के देखिए
कि आपने अपने मैनिफेस्टो में नहीं तो युवाओं की बात करी है, नहीं महिलाओं की बात करी है, नहीं भागीदारी की बात करी है, नहीं कहीं आपके मैनिफेस्टो में बेरोजगारी की बात है। दूसरी बात, और जो ये आप बार बार जो हम आपसे जो सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हो, घूम फिर के ये चलाए। तो देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री 10 साल शासन करा उन्होंने, अगर 10 साल के अंदर जितने भी इन्होंने वादे करे 2014 से लेकर 2019 से लेकर 2024 आ चुका, अगर एक भी इन्होंने अपने कार्यकाल में जो मुद्दे उठाए थे और वो मुद्दे पूरे करे हो तो उस पर आप चुनाव लड़िए। विकास भाई, आप में हिम्मत है तो देश का प्रधानमंत्री भी ये नहीं बोल सकता कांग्रेस में हिम्मत नहीं है श्रीमान जी। अगर कांग्रेस में हिम्मत होती तो आज भी कांग्रेस वहीं स्टैंड कर रही होती। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए, आज रायबरेली में आप प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे। सोनिया गांधी जी रायबरेली छोड़ के भाग गई। रणछोड़दार चाचा, या तो विकास भाई आप बोल लीजिए या फिर मुझे बोल लीजिए। रणछोड़दार चाचा है श्रीमान जी, आप स्टैंड नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने डंके की चोट पर कहा कि हम 372 हटाएंगे, हमारे मैनिफेस्टो का मुद्दा था, हमने हटाया मैनिफेस्टो। हमने डंके की चोट पर कहा कि राम मंदिर हमारा मुद्दा है, हमारा एजेंडा है, हमने बना करके दिया राम मंदिर, हमारी सरकार में राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, ये हमने कर करके दिया। और हम फिर कहते हैं कि विकास जी राठौर जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। करके आएंगे, यूटीसी लेकर के आएंगे, हम कह रहे हैं हम सत्ता में आए। विकास जी एक एक करके जवाब दीजिए, जवाब नहीं मांग रहे हो, एक एक करके आप लोग जवाब दीजिए। मंगलसूत्र लेकर आगे, अगर मंगलसूत्र देश के प्रधानमंत्री ने तो अपनी वाइफ को छोड़ दिया, वो अपने वाइफ का मंगलसूत्र नहीं बचा पाए और एक मंच से बोलते हैं कि कांग्रेस वाले मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे 55 साल तक हमने राज करा है, हमने विकास और देश की प्रगति और विकास के अंदर अपनी भागीदारी दी है और हमने अपने नेताओं को खोया है। और इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने लहू से इस देश को सींचा है। विकास भाई, आपने तो 1 रुपए की भागीदारी नहीं दी है। आप बताइए, किसी भी नेता ने 1 रुपए की भागीदारी दी है और आप हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हो। सबसे ज्यादा जो आप गो भक्त कहते हैं, अभी भाई ने बताया कि 250 पूरा देश आपसे जानना चाहता है, क्योंकि जब गांधी जी ये कहते हैं सर आपको पता ही नहीं है, जब गांधी जी ये कहते हैं कि इस कांग्रेस को खत्म कर दीजिए, जिस कांग्रेस का उद्देश्य केवल देश की आजादी प्राप्त करना था, केवल अपने थोड़े राजनीतिक स्वार्थ के लिए, थोड़े जो नेहरू परिवार है उसने अपनी छोटी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इसे जिंदा रखा। छोटी नेहरू, इसीलिए कहते हैं ये नेहरू कांग्रेस है। ये तो स्वयं गांधी जी ने कहा था भाई, ये ना किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है, ना किसी सामान्य व्यक्ति ने कहा है, ये तो स्वयं गांधी जी ने कहा। जब आपको जानकारी नहीं है तो बोलने से पहले जरा सोच लिया करिए, सोच लिया करिए। और देश की आजादी पर, देश की आजादी पर अपना सीना ठोकने वाले ये भी बताएं कि हमने क्या किया इस देश को। इस देश में चाइना हमसे महज 2 साल पहले आजाद हुआ, आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें 10वीं इकोनॉमी मिली थी, जिसे 5वें नंबर की इकोनॉमी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 5वें नंबर की इकोनॉमी करने का केवल 75 इस देश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे, आज 150 से ज्यादा ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। आप देखकर लिख करके रखिए, जेवर जैसा एयरपोर्ट, बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आप लटकाए रहे, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार, कभी मायावती की राज्य में सरकार रही। इसलिए बनाई थी, कहाँ बनाई आपने बताइए? कि उस मुद्दे को आप दबाए रखें, विकास के नाम से आप प्रदेश को रोजगार। लेकिन मोदी जी की सरकार आई, आज जेवर में पहले फेज का काम कंप्लीट होने वाला है श्रीमान जी, कंप्लीट होने वाला है। आपके चश्मे से ये नहीं दिखेगा, आपके सावन के अंधे को हरा हरा। विकास जी राठौर जी एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए, आप सभी को मौका मिलेगा, लड़िए नहीं, डिबेट है। ये बात समझाइए लोगों को। विकास जी आप भी समझिए, एक एक करके आप जवाब दीजिए। अश्वनी जी का रुख कर लेते हैं। अश्वनी जी, जिस तरह से ये पूरा प्रोपेगेंडा देखने को मिल रहा है, कोई मंगलसूत्र पर जो बयान दिया गया उसको लेकर के बार बार पलटवार कर रहा है, हिंदू मुस्लिम को लेकर के पलटवार हो रहा है, मैनिफेस्टो को लेकर के पलटवार हो रहा है, तो आखिरकार इस तरह की राजनीति क्यों की जा रही है? विकास के मुद्दों पर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? लेकिन अभी आदरणीय कुशवाहा जी ने कहा कि बीफ कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया 250 करोड़ रुपए का, इस पे बात नहीं हो पा रही है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के ऊपर बात नहीं हो पा रही है, या फिर देश में इन्होंने जिस मुद्दे पे 2014 का 2019 का चुनाव लड़ा उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि इस देश के अंदर
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी और अमित शाह जी के अलावा नेतृत्व विहीन है और गुजराती लोग शुरू से देश को लूटने का काम किए हैं, ये पूरी तरीके से देश जानता है। दूसरी बात, ये अपमान है उनका जो देश के राष्ट्रपिता हैं। ये बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है इन्होंने, ये बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है। मैं इस पे ऑब्जेक्शन करता हूँ। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का ये अपमान है। अश्वनी जी, आप अपने शब्दों को वापस पता होना चाहिए। अश्वनी जी, आप अपने शब्दों को वापस करने का काम इन्होंने किया है। ये अपमान करने में माहिर हैं ये लोग। कभी मोदी को मौत का सौदागर बोलेंगे, कभी कहेंगे कुत्ते की मौत मरेगा, कभी कहेंगे मोदी नीच है। आज इन्होंने गुजरातियों के अपमान के साथ साथ देश के राष्ट्रपिता का भी अपमान किया और कहते हैं जी, आप अपने शब्दों को वापस लें और माफी मांगे। आप सुन लीजिए, मैं देश के लिए ये अपमान है। ये गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनकी भाषा दिखा रही है कि इनका चरित्र आज इतना नीचे गिर गया है। आप सुनिए, आप मालिक आप जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी के बयानों के ऊपर इतने आपने गलत बोला। मेरा आग्रह है रत्ना जी, इस विषय को मैं कैसी भी डिबेट करूं, लेकिन अब मुझे मालूम है मैं कितना भी तेज बोलूं, लेकिन शब्दों की मर्यादा में कभी नहीं जाता। आप पहले माफी, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी गुजराती थे। इस तरीके का अपमान केवल आप कर सकते हैं, केवल इंडी गठबंधन के नेता कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी का इतना भद्दा मजाक, इतना गंदा मजाक कभी नहीं किसी ने किया जितना इंडी गठबंधन के नेताओं ने किया। प्रस्तुत किया कि नहीं किया, बात ये होनी चाहिए कि देश में आपने किया क्या। मतलब गांधी जी के अपमान और सम्मान से कोई मतलब नहीं है कांग्रेस को। रत्ना जी, ये भी कोट करके रखिए कि कांग्रेस सपा और इंडी गठबंधन के नेताओं को महात्मा गांधी जी के अपमान और सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। आज सुन लीजिए मालिक, आप सुन लीजिए, आप आदरणीय हमारे, सुन लीजिए, आप सुनना नहीं चाहते। ये बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल हुआ है रत्ना जी। विकास जी माफी चाहेंगे, लेकिन मैं रत्ना नहीं हूँ, मैं सोनम हूँ। आप बार बार मुझे रत्ना कहकर पुकार रहे हैं। जी सोनम जी, ये मुझे लगता है कि ये बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल हुआ है। आप भी बहुत सीनियर एंकर हैं। मुझे लगता नहीं कि आज से पहले किसी डिबेट चैनल में इंडी गठबंधन के नेता ने, राष्ट्रपिता का किसी नेता ने किसी भी राजनीतिक दल के, क्योंकि महात्मा गांधी जी सारे राजनीतिक दलों से ऊपर है। गठबंधन का नाम इंडिया है। विकास भाई, इंडिया गठबंधन है, शर्म आपको आनी चाहिए जो आप इंडिया को भी नहीं बोल। अरे भाई, इंडिया की आड़ लेकर के आप भारत के लोगों को मूल बनाने का काम मत करिए। मुझे मालूम है, देश जानता है कि आप अच्छे नाम के पीछे छुपने का प्रयास कर रहे हैं। आप अच्छे नाम के पीछे अपने कर्मकांड छुपा रहे हैं श्रीमान जी। एक मिनट का समय में। हेलो जी बिल्कुल, आप अपनी बात को पूरा करें। मैम, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में बात जरूरी मुद्दे पे होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि आपने महंगाई कितनी कम की, आपने जीडीपी का स्तर कितना बढ़ाया। विकास के मुद्दे से ज्यादा जरूरी कौन सा मुद्दा हो सकता है अश्वनी जी? आपने सिंदूर विकास के मुद्दे से ज्यादा जरूरी कौन सा मुद्दा हो सकता है? जी मैम, विकास के मुद्दे से ज्यादा जरूरी और कौन सा मुद्दा हो सकता है? देश की जनता से ज्यादा जरूरी कौन सा मुद्दा हो सकता है? जी बिल्कुल, वही तो हम कहना चाहते हैं। बाकी देश में जिस प्रकार का माहौल इन्होंने हिंदू बना मुसलमान के रूप में क्रिएट कर दिया है, आप सोचिए जरा, देश में फातिमा शेख मुस्लिम नहीं थी क्या? आप अब्दुल कलाम को कैसे भूल सकते हैं? आप बीर अब्दुल हमीद को कैसे भूल सकते हैं? ये देश के मुसलमान रहे हैं जिन्होंने देश को अपने खून से सींचा है, देश को मजबूत अपने खूनों से किया है इन्होंने। अब जब मुख्तार अंसारी और ओसामा बिन लादेन की बात आ रही है, अब देखिए चर्चा कहाँ आई है और ये कर क्या रहे हैं। अब बात दरअसल ये आई है जातिगत जनगणना और तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो विपक्ष के नेताओं ने बना के रखा है। मैं जाति का कोयरी हूँ, कुशवाहा हूँ, और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट कुशवाहा को दिया और दूसरे प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के हैं उन्होंने राजभर को दिया। तो मेरा जहां तक मानना है कि जाति विशेष से ऊपर फोकस करके हमें इस देश के संविधान, देश के न्याय व्यवस्था और तमाम उन स्तंभों को बचाना है जहां हमें हमारी आजादी सुनिश्चित होती हो। आप कहाँ जाति पात और धर्म विशेष के ऊपर फंस रहे हैं? जब जाति के ऊपर बात आ ही गई है तो जातिगत जनगणना से जात का कोयरी कुर्मी अहिर नुनिया भर चमार दुसाद पासी बिनमला अपाल प्रजापति लुहार कुहार डोम कम करनाई तुराज उला जो भी है, एक स्वर में इसकी गिनती हो जाए, उसके बाद
बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के कथन को हम याद कर सकते हैं कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जब कांसी राम साहब जैसे लोगों को हम याद करते हैं तो उनके नारों को हम याद करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे के साथ विपक्ष का एजेंडा है कि हर वर्ग के लोगों को सम्मान, न्याय और अधिकार दिया जाए, न कि मंदिर की जब आप बात करते हैं तो मंदिर में दो ही लोग जाते हैं, एक भिखारी एक पुजारी। तो आपको ये तय करना है, देश की जनता को ये तय करना है कि आप अपने बेटे को बनाना क्या चाहते हो, भिखारी बनाना चाहते हो कि पुजारी बनाना चाहते हो। दो ही पोस्ट होते हैं, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। बाकी अगर आस्था एक आखिरी सवाल आप नीरज कुशवाहा जी से पूछ लेंगे, आस्था अपनी एक अपनी आखिरी जगह, सवाल चुनाव नीरज अपनी कुशवाहा जगह जी से पूछ लेंगे। नीरज जी, जिस तरह से लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति देश में हो रही है, क्या आने वाले चुनाव यानी कि जिन सीटों पर अभी मतदान होना बाकी है और देश की जनता के लिए कितना हितकारी साबित होगा? 30 सेकंड में जवाब दें। नीरज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। जिस प्रकार से इस चुनाव को, जो लोकसभा का चुनाव पहले चरण का चुनाव हो चुका है और पहले चरण में जो भाजपा है वो बहुत बुरी तरह बौखला गई है चुनाव के रिजल्ट और परिणाम को देख के, जिस पर रिपोर्ट्स आ रही हैं। इंडिया गठबंधन पूरे देश में बहुत मजबूती से लगा हुआ है और मुद्दे के आधार पर चुनाव कर रहा है। इनको जहां पे रिपोर्ट कार्ड, जो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था, आप एक पैसा काला धन लेकर के नहीं आए। आज अपना इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की जो आपने वसूली की है ईडी के द्वारा, जो आपने लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका को जो आपने खत्म किया है, जो भारत की मीडिया को लगभग आपने शून्य पे पहुंचा दिया, जो 161वें नंबर पे 175 देशों की लिस्ट में, जो भारत तीसरे नंबर पे था, आज वो 12वें नंबर पे ताकत के मामले में पहुंच गया है। आज भुखमरी का इंडेक्स हमारा जो है सबसे निम्न दर्जे पे है। 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे आ गए हैं। बात 15 लाख रुपए से 5 किलो राशन से आज कटोरे पे आ गई है। आज ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है और इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रही है और इस तानाशाही के खिलाफ। नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। वही विकास पांडे जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही दीपचंद्र राठौर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और अश्वनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद लगातार विपक्ष में जो राजनीति है वो गर्म हो चुकी है और आने वाली जो चुनाव की तारीख है यानी मतदान की जो तारीख है उसको लेकर के भी अब राजनीति चरम पर है, क्योंकि मंगलसूत्र वाले बयान के बाद से लगातार विपक्ष जो है इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए केकेडी न्यूज।